नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो अपलोड होने से पहले इस चैनल का नाम ही बदल दिया गया है और अब नाम है आईएएस प्रेप। पहले एसए मास्टर के नाम से आप इस चैनल को जानते थे, लेकिन तब ये चैनल केवल एसए तक सीमित था और कई लोगों ने, हमारे मित्रों ने सलाह दी और हमने भी सोचा कि इसको केवल एसए तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसको जीएस के और सिविल सर्विसेज के अन्य क्षेत्रों तक भी इसको बढ़ाया जाए। तो इसका नाम आईएएस प्रेप हो गया है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल नाम चेंज हुआ है। अगर नहीं किया है तो अब आईएएस प्रेप नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आज से हम लोग एसए के अलावा जनरल स्टडी के पेपर 4 जो इथिक्स है, उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का कार्यक्रम यहाँ पे चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत थ्योरी और केस स्टडी दोनों की हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, जो कि बहुत कठिन माना जाता है कि कैसे आंसर लिखें। वही समस्या जो ऐसे वाली समस्या है वो इसमें भी आती है। और ये दोनों ऐसे पेपर हैं, ऐसे और एथिक्स का पेपर, जिसमें अगर आपको लिखना आ गया तो बहुत ही अच्छे नंबर आप पा सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और आप अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने के लिए इसमें अच्छे नंबर लाना बिल्कुल जरूरी है, अगर आपको अच्छे रैंक से सेलेक्ट होना है। तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें कुछ ज्यादा भूमिका नहीं, पढ़ाई जो भी करनी है वो आपने की है या हमने आगे प्लान किया है कि कैसे इसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको आंसर कैसे लिखना है, और जब आंसर लिखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है। तो हम 2016 यूपीएससी 2016 का एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आए कि कैसे हमको आंसर लिखना है। तो इसको मैंने हाथ से इस बार हैंड राइटिंग करके दिया है कि ज्यादा आपको मेहनत न करनी पड़े, केवल आप कॉपी पेन लेके हूबहू ऐसे ही लिख सकते हैं। बस जो मैंने शार्ट में किया है काम, उसको आप आंसर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। लगभग ये आंसर फॉर्म में है, लेकिन बस अपने शब्द देंगे। मैंने अपने शब्द में लिखने इसको पूरा इसलिए नहीं लिखा है कि आपका आंसर इससे अलग रहे, टोटल कॉपी ना हो। तो 2016 का एक हम प्रश्न देखते हैं, शायद ये पहला ही प्रश्न था प्रश्न पत्र का। तो प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज व मानव का किस प्रकार भला करती है। 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है और आपको पता है कि इसमें स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप जरा सा भी स्लो लिखेंगे जीएस के पेपर में तो कतई पूरा पेपर हल नहीं कर सकेंगे। तो आप लोग स्पीड अभी से बढ़ाने की कोशिश करें। आइए देखते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम तोड़ें तो 3 पार्ट में इसका स्ट्रक्चर बन सकता है कि आचार नीति किसे कहते हैं, ये पहले हम बता दें 2 लाइन में। यहाँ पे भूमिका बनाने का इतना स्कोप नहीं होता है, तो केवल आपको शार्ट में बताना है कि आचार नीति क्या है। दूसरा है कि आचार नीति के तत्व, कंपोनेंट्स उसके बताएंगे कि कौन कौन से तत्व हैं, ये भी शार्ट में ही बताएंगे। फिर मेन प्रश्न ये है, मुख्य प्रश्न, कि कैसे भला करती है आचार नीति समाज व मानव का। तो देखिए, मैंने इसमें बहुत हल्के में आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है इस पूरे आंसर में, ये पूरे क्वेश्चन को तोड़ के। लेकिन मेरा मानना है कि इतनी ही बातों को अगर हम लोग अपने शब्दों में लिख देंगे तो वो अच्छे नंबर पाने के लिए पर्याप्त होगा। देखते हैं आचार नीति क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर कहें तो अच्छे व बुरे कृत्यों की व्यवस्थित संकल्पना, अच्छे व बुरे कृत्यों की व्यवस्थित संकल्पना प्रदान करती है, वो आचार नीति है। और मनुष्य के जीवन जीने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में बताती है। देखिए, मैंने इसको पार्ट पार्ट में किया है कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठे कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे एक ही, देखिए आप देख सकते हैं कि एक ही पेज में पूरा ये क्वेश्चन और आंसर आ गया था, लेकिन मैंने इसको तोड़ा है। एक पहले स्ट्रक्चर मैंने अलग किया है, तो ये दिमाग में आपके बैठेगा कि पहले स्ट्रक्चर 3 पार्ट में है कि आचार नीति क्या है, आचार नीति के तत्व क्या है, ये कैसे भला करती है। फिर हम बता रहे हैं कि आचार नीति है क्या। तो अच्छे व बुरे कृत्यों की व्यवस्थित संकल्पना, यानी कि जो सिस्टमैटिक सॉरी सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट प्रदान करती है। तो इसको मैंने इसीलिए पार्ट में तोड़ा है कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। आगे देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स हम कैसे बताएंगे, तत्व कैसे बताएंगे। तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, गोपनीयता, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव, कानून का पालन, निष्ठा, वस्तुनिष्ठता आचार नीति के प्रमुख तत्व हैं। तो देखिए, अब आप
इन चीजों को तो सब लोग जानते हैं। अब इसको कैसे आंसर में लिखेंगे, तो इन्हीं तत्वों को यानी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता जो भी इसमें लिखा हुआ है, इन सभी तत्वों का किसी भी व्यवसाय में, अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय का मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, अब देखिए सारे गुण अगर है उसमें तो कितना अच्छा कार्य होगा, जनता का भी कल्याण होगा, आप व्यवसाय कर रहे हैं आपका भी लाभ होगा, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक संबंध हो, दोनों में इन सारे तत्वों की मौजूदगी अच्छी होती है। किसी देश के अन्य देश के संबंध के बारे में अगर बात करें तो उसमें भी ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। और अगर हम प्रशासन में बात करें तो सबसे ज्यादा उपयोगी तो ये प्रशासन में है, प्रशासन में, समाज सेवा में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इन सारी चीजों को अगर हम प्रशासन में उपयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा हमको आसानी होती है अपने सारे कार्यक्रमों, सारी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ पे आप देखिए प्रश्न क्या था। अब तीसरा पार्ट इसका क्या है जिसपे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि कैसे भला करती है। तो इसको कैसे भला करती है, अब आप इसको बताने में सक्षम है कि इन सारे तत्वों को अगर हम इन सभी तत्वों को व्यवसाय में, निजी सार्वजनिक संबंधों में, किसी अन्य देश के से संबंधों में अगर हम यूज करते हैं तो ये इन सारी चीजों का उपयोग होता है और ये हर हाल में फायदेमंद होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया इसका कंटेंट ये सारा हो गया। अब अपने शब्दों में आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस केवल अपने शब्दों में इसको लिख देना है। बातें बस इतनी रहेंगी, इससे ज्यादा लिखने की वहां पे आवश्यकता भी नहीं है और लिख भी नहीं सकते हैं आप, क्योंकि 150 शब्द वहां लिखा हुआ है तो 150 से ऊपर तो लिख ही नहीं सकते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो इनको 150 शब्दों के अंदर ही आप अपने शब्दों में बांधने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं, एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, ये भी यूपीएससी 2016 का ही है। क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में, विशेषकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य समझना चाहिए? अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ सुस्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, फिर देखिए इसको 3 पार्ट में इसको भी हम बांट सकते हैं। ये आचार नीति के ये प्रमुख मूल्य हैं, ऐसा करके हम बताएंगे क्या, निष्पक्षता और अपक्षपातीयता। अभी पहले प्रश्न में भी ये पहले प्रश्न, एक प्रश्न को 2 भागों में पूछा गया था, तो वो पहला खंड था यानी कि फर्स्ट का ए था और ये बी है। तो ये आचार नीति से ही ये भी पूछा गया है प्रश्न। तो ये प्रमुख मूल्य हैं, उन्हीं निष्पक्षता और अपक्षपातीयता प्रमुख मूल्य हैं। अब हम यहाँ बताएंगे कि ये है क्या, निष्पक्षता का मतलब और अपक्षपातीयता का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, इसको समझा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हम देखें तो ये 2 चीजों को पहले हम आचार नीति के मूल्य हैं ये एक लाइन में बता देंगे, फिर दूसरे पॉइंट जो के बारे में हम यानी निष्पक्षता और अपक्षपातीयता के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कि है क्या, और फिर उदाहरण देके, प्रश्न ने डिमांड की कि उदाहरण देके इसको समझाइए, तो उदाहरण दे देंगे। तो ये देखिए स्ट्रक्चर हो गया आपका, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हो गया। अब सॉरी, तो आगे देखते हैं कि अब कैसे एक एक पार्ट को लेकर हम चलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद हम देखें तो किसी भी व्यक्ति या समुदाय के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करना, ये मतलब है निष्पक्षता का या अपक्षपातीयता का। और इसका जिक्र हमारे संविधान की प्रस्तावना में, समानता के अधिकार में, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताया गया है, डीपीएसपी में और कर्तव्यों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। कहीं कहीं हो सकता है कि सीधा इसका वर्णन न मिले, लेकिन वो हमको इस चीज के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से जरूर बताता है। तो ये हम यहाँ पे बता देंगे कि ये है क्या। आगे देखें तो हम बताएंगे कि लोक सेवा में भारतीय राज्य व्यवस्था, लोक सेवा जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से सभी सरकारी कार्यकलाप जो होते हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचता है। यानी कि पात्र व्यक्तियों की पहचान करने, सबसे पहले तो हम कोई योजना जब लागू करते हैं तो सबसे पहले हमारा कार्य होता है कि पात्र व्यक्तियों की पहचान कैसे करें। तो पात्र व्यक्तियों की पहचान करने में जैसे अंत्योदय की अवधारणा है ना, तो इसकी पहचान करने में ही सबसे पहला हमारा कार्य होता है ना। अगर इसकी पहचान सही से हो जाती है तभी लाभ जो है उचित व्यक्ति को मिल पाता है। चुनाव के समय, चुनाव जो होता है, चुनाव में भी इसका उपयोग होता है ना। अगर चुनाव
गलत तरीके से हो जाए तो गलत प्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे, है ना। और सबको अगर मतदान का अधिकार ना हो तब भी गलत हो जाएगा। किसी एक दल की सरकार बनती है, इसके तहत भी यही बात है कि पक्षपातिता का अगर अपक्षपातिता नहीं हो, पक्षपात होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक दल का कोई व्यक्ति है तो वो जाहिर सी बात है वो एक आइडियोलॉजी से, वो एक कभी कभी क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बन जाती है, तो कभी कभी जाति धर्म की बात भी उसमें आ जाती है। अगर वो लोग निष्पक्ष नहीं होंगे, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लोक सेवा में ये दोनों जो अ, आचार नीति के तत्व जो हैं, इनकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। तो किसी एक दल की सरकार बनती है, इस कारण से और भी इसकी महत्ता बढ़ जाती है और सरकारी योजनाओं को लागू करने में इसका उपयोग होता ही है। भाई अगर हम सरकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव हमको नहीं करना है, सबका बराबर हक है। अगर वो व्यक्ति पात्र है तो हमको उसको लाभ देना ही है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म मजहब वो मानने वाला हो, महिला हो पुरुष हो, ये हम नहीं देखते हैं। हम केवल उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो ये यही सिद्धांत है ना कि जिसके तहत ये मिल पाता है, निष्पक्षता और अपक्षपातीयता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, तो वर्तमान समाज में कई प्रकार की विषमताएं, जातिगत, धर्मगत, लिंगगत, क्षेत्रवाद, विभागवाद, आर्थिक, सामाजिक, है ना, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ऐसे में लोक सेवक जो चुने जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी सॉरी समाज से ही होते हैं। इस कारण से अगर हम उनको फ्री छोड़ देंगे कि उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है या उनको किसी भी नीति के तहत, किसी भी दायरे के तहत नहीं चलना है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने लोगों को लाभ पहुंचाने लगेंगे। कहीं ना कहीं उसमें धर्म आ जाएगा, क्षेत्रवाद आ जाएगा, है ना। और ऐसे बहुत सारी उसमें कमियां आ जाएंगी कि लाभ सबको बराबर नहीं मिल पाएगा, समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में निष्पक्षता व अपक्षपातीयता का जो महत्व है और बढ़ जाता है। यानी कि इन जो दोनों चीजों को अगर लोक सेवा में लागू नहीं किया जाएगा, वर्तमान समाज में अगर विषमताओं को देखते हुए इसको इसका उपयोग इस सिद्धांत का नहीं किया जाएगा तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो ये दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हुआ। तो आप अब अपनी भाषा में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। कंटेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके आंसर लिखने भर का पर्याप्त मटेरियल है। अगर आपके दिमाग में कोई बातें और आती हैं जिसको आप यहाँ पे लिखना उचित समझते हैं तो उसको लिखिएगा, बताइएगा कमेंट में, और लिखिएगा जरूर, है ना। और ये आज पहला दिन था तो हमने 2 ही क्वेश्चन लिया है। हो सकता है आगे हम और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे और आगे हम केस स्टडी भी इसमें शामिल करेंगे। और ऐसे का भी वो प्रोग्राम जो था वो वैसे ही चलता रहेगा। जो पिछले वीडियोस हैं वो पड़े हुए हैं, उसके आगे वो कंटिन्यू होगा, तो उससे भी आप जुड़े रहें और ये कार्य करते रहें। जैसी भी आप लोगों की आप लोगों का रिस्पांस जैसा होगा, जैसा सुझाव होगा और प्रतिक्रियाएं जैसी भी होंगी आपकी, वैसे वैसे प्रोग्राम्स को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और जैसे आवश्यकता पड़ेगी एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर प्रीलिम्स की बात आती है तो प्रीलिम्स की भी कुछ डिस्कशन कर लेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेंगे। फिलहाल अभी टाइम था कि हम लोग मेंस का डिस्कशन करें और आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अभी इधर स्टेट में अगर यूपीपीसीएस को देखा जाए तो मतलब भर का टाइम है जिसको हम मेंस में खर्च कर सकते हैं। और आप लोग बस साथ में चलते रहिए, इसको करते रहिए, लिखिए जरूर। ठीक, धन्यवाद।